हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान चैप्टर 2 का गाउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। तो जैसे कि दिख रहा है आपको बोर्ड पे कि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है विद्युत फ्लक्स और गाउस का नियम। इसमें हमने पढ़ लिया था गाउस के नियम तक। गाउस का नियम हमने अच्छी तरह पढ़ लिया है। हमने गाउस के नियम के बारे में क्या जाना कि किसी बंद पृष्ठ के अंदर अगर कोई आवेश रखा है, ये मान लो बंद पृष्ठ है, इसके अंदर Q आवेश रखा है, तो इससे गुजरने वाला कुल फ्लक्स फाई की वैल्यू आवेश बटे एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है। फाई बराबर होगा Q बटे एप्सिलॉन नॉट। ये छोटा सा एक गाउस का नियम था और हमने गाउस के नियम की कुछ महत्वपूर्ण बातें भी जानी थी। तो इस नियम पर आधारित मैं कुछ NCERT के क्वेश्चंस न्यूमेरिकल सोल्व कर रहा हूँ जो आपकी बुक में है। देखिए आपकी बुक में एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल 2.8। एग्जाम्पल 2.8 देख लेना बुक में आप। 2.8 के नाम से है। क्वेश्चन ऐसे है कि उसमें एक घन बना रखा है। बोला चित्रानुसार एक घन विद्युत क्षेत्र कैपिटल E बराबर, एक घन है जो विद्युत क्षेत्र कैपिटल E बराबर E नोट एक्स आई कैप इस विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। घन की भुजा 1 सेमी है। घन की भुजा आपको दे रखी है बराबर 1 सेमी तथा नियतांक E0 का मान जो E0 है इसका मान है 2.5 गुणा 10 की पावर -5 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम। 2.5 गुणा 10 की पावर -5 + 5 है न्यूटन कूलाम बटे मीटर, ऐसा इसकी वैल्यू दे रखी है। ओके। घन से पारित कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात करो। घन से पारित कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। घन से पारित कुल विद्युत फ्लक्स व आवेश ज्ञात करना है। आवेश ज्ञात करो, ऐसे क्वेश्चन है आपके पास। चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। एक घन है, घन बना लीजिए आप। इस तरह से क्वेश्चन में घन बनाया हुआ है। घन की प्रत्येक भुजा, चारों भुजा बराबर होती हैं। इस तरह से ये घन है। ओके। इस अक्ष को आगे बढ़ा के एक्स अक्ष नाम दिया, इस अक्ष को आगे बढ़ा के वाई अक्ष नाम दिया। ये आपका एक्स अक्ष है। इधर ये वाला जो अक्ष रहेगा ये है जेड अक्ष। ओके बच्चों, तो ये घन है आपका, ये घन का मूल बिंदु है O। इन बिंदुओं का आप नाम दे दीजिए A, B, C। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो ए यहाँ से शुरू करना है आपको। A, B, C, D, E, F और यहाँ पे ये हो गया G बिंदु। इस तरह से आपका घन है। ठीक है। बाकी सारी वैल्यूज आपको यहाँ पे सामने लिख रखी हैं। इसको एक विद्युत क्षेत्र में रखा। विद्युत क्षेत्र की दिशा है आई कैप। आई कैप का मतलब इस तरफ विद्युत क्षेत्र है। आई कैप किधर होता है? एक्स अक्ष की ओर। तो इस पे विद्युत क्षेत्र कुछ इस प्रकार से है। ये विद्युत क्षेत्र ऐसे पार हो रहा है, इसमें से पार हो रहा है। यहाँ से ऐसे, यहाँ से और ऐसे, पूरे घन में से ऐसे पार हो रहा है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र की दिशा एक्स अक्ष की ओर है, इस तरफ से इस तरह से। ये E वेक्टर बराबर दिया है E नोट इंटू एक्स आई कैप। E नोट एक नियतांक है जिसका मान ये है और घन की भुजा, ये घन 1 सेमी का है। इसकी जो भुजा है यहाँ से यहाँ तक ये 1 सेमी के बराबर है। सारी भुजाएं इसकी 1-1 सेमी की होंगी। ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये सारी 1-1 सेमी की होंगी। अब आपको विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। चलिए, विद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के लिए हमें इसकी प्रत्येक फलक से, घन में देखो 6 फलक होते हैं। फलक के नाम देख लो, A, B, E, F। ये इधर वाला हो गया। ऐसे आप कोई डब्बा ले लो, एक घनाकार डब्बा,
तो ये वाला फलक, ये हो गया एक फलक, एक इसके ऊपर है, एक इस तरफ है, ठीक है। एक ये इधर वाला हो गया, एक ये पीछे वाला, एक नीचे वाला। तो 6 फलक होते हैं घन में। इन 6 फलकों से निकलने वाला फ्लक्स ज्ञात करेंगे और उसको जोड़ेंगे तो कुल फ्लक्स प्राप्त हो जाएगा। इन सभी 6 फलकों से निकलने वाला फ्लक्स ज्ञात करेंगे पहले, उनको सबको जोड़ेंगे तो कुल फ्लक्स का मान पता चल जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे, सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, घन से पारित कुल फ्लक्स, कुल फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स का फॉर्मूला, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा है आपने? फ्लक्स का फॉर्मूला अभी तो हम फ्लक्स वाली परिभाषा से लिखेंगे। फाई बराबर होता है ई डॉट डी एस, यही पढ़ा आपने। फाई बराबर हो जाएगा ई डॉट डी एस, या ई डॉट एस लिख सकते हो, यहाँ पे डी एस नहीं लेना है तो एस ले लो, ई डॉट एस, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। ये हो गया फाई कुल, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फाई कुल बराबर ई डॉट एस, ओके। अब इसमें S जो है क्षेत्रफल है, E विद्युत क्षेत्र है। यहाँ पे 6 फलक बन रहे हैं जिनके क्षेत्रफल क्या होंगे? ये फलक है, ये फलक कैसा होगा? वर्गाकार। भाई घन है, घन की चारों भुजाएं, सारी भुजाएं बराबर, तो ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा सारी बराबर होंगी तो ये वर्गाकार बनेगा, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे घन के प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल, प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल S बराबर होगा a स्क्वायर। क्या आएगा? a स्क्वायर। सेमी में रहने दो अभी इसको। S बराबर कितना आएगा? a स्क्वायर आएगा। बाद में इसको सोल्व कर लेंगे। ये स्क्वायर हो गया, ठीक है। a स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल है। देखो इसकी ये भुजा a, ये भुजा a, लंबाई चौड़ाई a के बराबर, क्षेत्रफल a स्क्वायर के बराबर। कुल फ्लक्स निकलेगा इस फॉर्मूले से, ठीक है। कुल फ्लक्स निकलेगा इस फॉर्मूले से, इसमें आ जाएगा सभी फलक। क्या हो जाएगा? सभी फलक। ये सभी फलकों का फ्लक्स ज्ञात करना है। अब फलकों का फ्लक्स ज्ञात करते हैं बारी बारी से, ठीक है भाई। फलकों का फ्लक्स बारी बारी से ज्ञात करते हैं। देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, फाई कुल फ्लक्स, फाई कुल बराबर, ये दिख रहा है इधर, ठीक, तो ऊपर से लिख लो। फाई कुल बराबर इस फलक का फ्लक्स, इस फलक को नाम देंगे ए बी ई एफ। देख लो आप, ए बी ई एफ, ठीक है। ये हो जाएगा ई डॉट एस ब्रैकेट, ई डॉट एस ब्रैकेट के बाहर आप क्या लिखेंगे? फलक का नाम लिख देना। फलक का नाम है ए बी ई एफ, ये फलक हो गया। प्लस अब जोड़ेंगे, प्लस करते जाइए, प्लस होगा इसमें, इसके सामने वाला फलक ले लो, ये वाला ई डॉट एस। इसके सामने वाला फलक देखिए, ये कौन सा है? ओ सी डी जी, ओ सी डी जी, ओके। प्लस इधर ऊपर वाला फलक लीजिए अब, ई डॉट एस, कौन से फलक का फ्लक्स निकालेंगे? बी सी डी ई, बी सी डी ई प्लस ई डॉट एस। नीचे वाला फलक लो, ओ ए एफ जी, ओ ए एफ जी प्लस, अब आप साइड वाले ये इधर वाले, सामने वाला और पीछे वाला फलक बच गया। सामने वाला है डी ई एफ जी, तो ई डॉट एस डी ई एफ जी, और एक पीछे वाला, जस्ट पीछे वाला, सामने के पीछे वाला फलक, क्या नाम है उसका? उसका नाम है ए बी सी ओ, ए बी सी ओ, ए बी सी ओ, ओके। ये सारे फलक हो गए हैं। अब इनको हम लिखते हैं। देखिए भाई, इस चित्र में कुछ फलक ऐसे हैं जो विद्युत क्षेत्र के समांतर रखे हैं, कुछ फलक ऐसे हैं जो विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखे हैं। कौन कौन से फलक हैं विद्युत क्षेत्र के लंबवत, वो देख लो। देखो विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है, एक्स अक्ष की ओर, तो ये ऊपर वाला फलक, ऊपर वाला फलक तो विद्युत क्षेत्र के समांतर है, ठीक है।
और नीचे वाला फलक भी विद्युत क्षेत्र के समांतर है। ये वाला फलक इसके लंबवत है और ये वाला फलक भी लंबवत है। ठीक है, ये वाला फलक देखें, इधर वाला ये विद्युत क्षेत्र इधर, फलक इधर, तो इसके समांतर, यानी कि 4 फलक विद्युत क्षेत्र के समांतर हैं। इसको छोड़ के ABEF को और OCDG को छोड़ के, लेफ्ट और राइट के दोनों फलक को छोड़ के बाकी के फलक इसके क्या है, समांतर है, विद्युत क्षेत्र के समांतर है। तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा, जितने भी क्षेत्रफल फलक हैं, जितने भी इसके समांतर फलक हैं, उनका क्षेत्रफल सदिश लंबवत होगा विद्युत क्षेत्र के। जैसे कौन कौन से, ये वाला, ये ले लो आप। ठीक है, इसका क्षेत्रफल सदिश होगा इधर, विद्युत क्षेत्र है इधर, तो बताओ कितने डिग्री का कोण बना, 90 डिग्री का। नीचे वाला, ये नीचे वाला फलक विद्युत क्षेत्र इधर, कितने डिग्री का कोण बना, 90 डिग्री का। ऐसे ये वाला फलक, इसका क्षेत्रफल सदिश इधर, विद्युत क्षेत्र किधर है, इस तरफ, कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री। ऐसे ही बिल्कुल पीछे वाला, ये इधर क्षेत्रफल सदिश, विद्युत क्षेत्र इधर, कितने डिग्री का कोण बना, 90 डिग्री का। तो जब E डॉट S को सोल्व करेंगे तो ES कोस थीटा, वहाँ पे कोस 90 लिखना पड़ेगा, और कोस 90 का मान क्या होगा, 0। क्या होगा, 0। तो देखो, और ये वाले जो फलक बच गए, ये लेफ्ट और राइट वाले, इनका क्षेत्रफल सदिश इसका इधर, विद्युत क्षेत्र भी इधर, कोण 0। इस वाले फलक पे विद्युत क्षेत्र इधर, क्षेत्रफल सदिश इधर, विद्युत क्षेत्र इधर, तो कोण 180 डिग्री। देखो यहाँ पे इस फलक के लिए, इसके लिए तो थीटा कितना आएगा, 0 डिग्री। OCDG, इस वाले के लिए थीटा कितना आएगा, 180 डिग्री। और बाकी इन सब के लिए 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री थीटा होगा इन सब का। इन सब के लिए थीटा बराबर 90 आएगा। ठीक है, इसके लिए थीटा बराबर 0, इसके लिए थीटा बराबर 180। ठीक है, जब थीटा 90 डिग्री होता है तो विद्युत फ्लक्स क्या होगा, 0। तो इनको तो हटा देंगे, तो हम लिख देंगे चूंकि, पहले नाम लिखते हैं, चूंकि फलक कौन कौन से, BCDE, OACG, OAFG, DEFG व ABCO के क्षेत्रफल सदिश S सदिश विद्युत क्षेत्र E सदिश के लंबवत है, E सदिश के लंबवत है। अतः इनसे पारित फ्लक्स शून्य होगा, इनसे पारित फ्लक्स शून्य होगा। ठीक है भाई, इनसे पारित फ्लक्स कैसा होगा, शून्य होगा। चलो इतना लिख लीजिए। अब इसको मिटाता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, इसको मिटा दो इधर थोड़ा सा, इसको हटा दो। ये आपका एक्स अक्ष है, ये विद्युत क्षेत्र है इस तरफ। ओके, तो अब क्या बचा, फाई कुल बराबर ES। ठीक है भाई, E डॉट S कोस 0, इसको कोस 0 की वैल्यू 1, तो ES, ये कौन सा फलक बच गया, ABEF प्लस इसका भी हो जाएगा ES कोस 180, तो ये हो जाएगा माइनस कोस 180 का मान -1, तो इधर बचेगा ES, फलक है ये OCDG। बस देखो भाई मैंने क्या किया है, इनके बीच का कोण 0 डिग्री है, तो इसको लिखा जाएगा ES कोस 0, कोस 0 की वैल्यू 1, तो ES बचेगा। इसके बीच का कोण है 180 डिग्री, क्यों है, देखो ये OCDG फलक इधर है, विद्युत क्षेत्र इधर है, ये फलक इधर, विद्युत क्षेत्र इधर, तो एक दूसरे के अपोजिट, इसलिए 180 डिग्री का कोण। और 180 पे कोस की वैल्यू होती है -1, तो ये हो जाएगा ES कोस 180 यानी कि -ES OCDG। ठीक है, अभी इस तरह से देखें तो 0 आ रहा है, लेकिन अभी 0 नहीं होगा, अभी वैल्यूज रखेंगे। चूंकि E बराबर, E कितना है भाई, E देखो E का मान आपको दिया गया है E0 XI कैप, क्या दिया गया है
ई नोट एक्स आई कैप। तो इसका मान आ गया ई नोट एक्स आई कैप, ठीक है, ओके। और एस बराबर कितना आया, ए स्क्वायर ज्ञात किया तुमने। चलो तो फाई कुल, इसलिए फाई कुल बराबर हो जाएगा ई नोट एक्स आई कैप। अभी डॉट में ही रहने दो, चलो इसको डॉट में रहने देता हूँ मैं, इसको प्लस कर दो इधर, ठीक है। तो ई नोट एक्स आई कैप डॉट एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर। अब देखो फलक ए बी ई एफ का क्षेत्रफल सदिश किधर है, ए बी ई एफ का क्षेत्रफल सदिश इस तरफ होगा। ये फलक ऐसे, इसका क्षेत्रफल सदिश इस तरफ, कौन सी दिशा में, एक्स की दिशा में, तो इसको लिख देंगे आई कैप की दिशा में। ये क्षेत्रफल की दिशा हो जाएगी ये, ठीक है भाई, ऐसे आ जाएगा ये ए बी ई एफ, ओके। प्लस इस पे ई की वैल्यू आएगी वही ई नोट एक्स आई कैप डॉट, इसका क्षेत्रफल सदिश होगा इधर, तो ए स्क्वायर माइनस आई कैप लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे, माइनस आई कैप, ओके, ओ सी डी जी। ये हो गया भाई, ये ई का मान रख दिया, इसका क्षेत्रफल होगा एक्स दिशा में क्षेत्रफल सदिश, तो एक्स की दिशा के लिए आई कैप लिखा, और इसका क्षेत्रफल होगा माइनस एक्स में, तो माइनस एक्स के लिए यहाँ पे आई कैप माइनस में लिख दिया है, ठीक है भाई। फाई कुल बराबर, अच्छा जी, चलो इतना रख लेते हैं इसको। चूँकि ए बी ई एफ के लिए, फलक ए बी ई एफ के लिए x बराबर, फलक ए बी ई एफ की ओ बिंदु से कितनी दूर है, ये यहाँ पे कितनी दूर है, ये देखो, ये इसका सेंटर है, ये यहाँ पे रखा है, तो ये वाली भुजा कितनी हो गई इसकी, ओ बी ई एफ की, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक ए हो गई ना, तो इसकी जो दूरी आएगी फलक की ओ से, वो कितनी आएगी, भुजा के बराबर, ए के बराबर। ए सेंटर इस पे है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए, तो x का मान कितना हो जाएगा, ए। वह फलक ओ सी डी जी के लिए x बराबर, देखो ओ सी डी जी तो सेंटर पे ही रखा है, ये केंद्र पर ही है, तो इसकी x से दूरी कितनी होगी, x अक्ष से 0, केंद्र पे है तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, 0 है। इसलिए फाई कुल बराबर, ये x का मान यहाँ पे रखा, ये 0 आएगा, ठीक है। इसके लिए x कितना है, 0, तो ये बचेगा अब आपके पास ई नोट एक्स आई कैप डॉट ए स्क्वायर आई कैप। अब आप जानते हो आई कैप डॉट आई कैप कितना होता है, 1, आई कैप डॉट आई कैप कितना होता है, 1, तो ये बचेगा ई नोट एक्स इंटू ए स्क्वायर, ठीक है भाई। आई कैप कितना हो गया, 1, तो कुल फ्लक्स की वैल्यू आएगी ई नोट एक्स ए स्क्वायर के मान रख देते हैं, तो फाई कुल बराबर ई नोट की वैल्यू रखो, ई नोट की वैल्यू है 2.5 गुना 10 की पावर 5, ओके। x का मान रखो, x का मान देखो यहाँ पे a के बराबर है ना, x का मान a के बराबर है, और a जिसकी भुजा दे रखी है कितनी, 1 सेमी के बराबर। कितनी सेमी दे रखी है भाई, 1 सेमी के बराबर, ठीक है। 1 सेमी को मीटर में बदलो, 1 गुना 10 की पावर -2 मीटर। फिर है क्षेत्रफल का मान कितना है, ए स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर, तो 1 × 10 की पावर -4। देखो क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल आया इसका ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर, तो भुजा है 1 सेमी गुणा 1 सेमी, तो बराबर आ जाएगा 1 सेमी स्क्वायर। सेमी को मीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर -4, स्क्वायर होगा ना, 1 सेमी बराबर 10 की पावर -2, फिर उसका स्क्वायर, तो 10 की पावर -4 लिखा जाएगा इसको, क्षेत्रफल को, ठीक है भाई। 2.5 गुना 10 की पावर 5 और माइनस के 6 ये हो गए, तो 10 की पावर -1 बचा, यानी कि ये आएगा 0.25। ये दशमलव एक स्थान आगे सरक जाएगा, एक पावर माइनस की है इसलिए, तो आंसर हो जाएगा 0.25 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम इनवर्स। न्यूटन स्क्वायर मीटर बटे कूलाम, या ऊपर लिखेंगे तो कूलाम इनवर्स। ये भाई आपका सॉल्यूशन है कुल फ्लक्स ज्ञात करने का, लिख लीजिए इसको अच्छी तरह से।
ठीक है। बाकी के जो 4 फलक थे, इन दोनों लेफ्ट और राइट के फलकों को छोड़ के चारों फलकों के क्षेत्रफल सदिश विद्युत क्षेत्र के लंबवत थे, इसलिए यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू जब रखेंगे तो ये सारे 0 हो जाते। 0, इस 2 फलक बचे अब आपके पास। इन 2 फलकों में भी ये जो फलक की वैल्यू रखेंगे विद्युत क्षेत्र की, उसमें x आ रहा है और x इसकी फलक की दूरी है केंद्र से। ये वाला फलक तो a दूरी पर है, लेकिन ये वाला फलक केंद्र पर ही रखा है, इसके लिए x 0 हो गया। तो ये x 0 हो गया तो ये पूरा वैल्यू 0, एक ही फलक बचेगा जिसका फ्लक्स ये आएगा। फ्लक्स की वैल्यू आ गई, फाई की वैल्यू। अब गाउस के नियम से आप आवेश निकाल सकते हैं, गाउस के नियम से आवेश भी निकाल सकते हैं। इसको तो नोट कर लो, इसको पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो। देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, फाई निकालना है, फाई चूँकि हमें पता है फाई बराबर होता है सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट गाउस नियम से, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा सिग्मा क्यू बराबर फाई गुना एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू बराबर फाई की वैल्यू कितनी है 0.25 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 10 की पावर -12। तो सिग्मा क्यू बराबर, मल्टीप्लाई कर लो इसको, मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी वही आवेश होगा और कूलाम में आ जाएगा। इसको गुना करेंगे तो 25 25 5 125 12 80 25 8 200 212 21 80 हो गए, 25 8 200 200 और 21 कितने हो गए भाई 200 और 21 221, ठीक है। दशमलव देखो 2 और 2 4 अंक के बाद लगेगा, यहाँ लगेगा दशमलव इंटू 10 की पावर -12। तो ये आ रहा है भाई, इसको भी दशमलव घटा दोगे तो इतना ही रहने दो। सिग्मा क्यू बराबर आ गया 2.21 गुना 10 की पावर -12 कूलाम या 2.21 पीको कूलाम, ठीक है भाई। ये सिग्मा क्यू की वैल्यू हो जाएगी, सिग्मा क्यू। इसके अंदर जो आवेश था जिसके कारण ये फ्लक्स आया, वो आवेश का मान है 2.21 पीको कूलाम या 2.21 गुना 10 की पावर -12 कूलाम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं गाउस नियम के अनुप्रयोग। मतलब गाउस नियम के अनुप्रयोग, उसमें हम गाउस नियम के सहायता से दिए गए पृष्ठ के लिए, दिए गए वस्तु के लिए विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। तो गाउस नियम आपको इसमें उपयोग करना है। आपको इसके लिए जो अनुप्रयोग के लिए जो गाउस नियम प्रयोग करना है वो ये होगा कि भाई आप पहले फ्लक्स की वैल्यू लिखेंगे, सिग्मा फ्लक्स की वैल्यू ज्ञात करने का सूत्र है E डॉट S या E डॉट ds फाई, ठीक है, बराबर गाउस फॉर्मूले से लिखेंगे आप इसको सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ये दोनों फॉर्मूले एक साथ आपको लगाने हैं और दोनों फॉर्मूले से एक बार इससे फ्लक्स ज्ञात करेंगे, एक बार इससे, फिर दोनों को बराबर करके विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे मैं पहला टॉपिक लेके चलता हूँ। टॉपिक है आपका बुक में गाउस के नियम से अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। गाउस के नियम से अनंत रेखीय आवेश, अनंत रेखीय आवेश के कारण, अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। चलो ये आपको टॉपिक दिया गया है। इसमें आप क्या करना, एक अनंत रेखीय आवेश मान लीजिए कि माना ये एक अनंत रेखीय आवेश है, ठीक। ये एक अनंत रेखीय आवेश मतलब तार है, आवेशित तार है, ठीक है। ये इसका A सिरा है, ये इसका B सिरा है, ये काफ़ी बड़ा तार है, इसलिए ये ऊपर भी अनंत तक जा रहा है, इधर भी अनंत तक जा रहा है, ठीक है। इस पे जो आवेश घनत्व है वो आवेश घनत्व हम मान के चलते हैं लैम्बडा है। रेखीय आवेश घनत्व को किससे लिखते हैं बच्चों, लैम्बडा से लिखते हैं। हम इसका ये केंद्र बिंदु प्राप्त कर लेंगे। ये इसका बीच वाला केंद्र बिंदु O है। इसके केंद्र बिंदु O से मान लो, इसके केंद्र बिंदु O से माना कि ये R दूरी पर, इसके केंद्र बिंदु O से माना कि ये एक बिंदु है R, यहाँ पर हम R दूरी पर एक बिंदु है P, इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक है। इस तार के कारण इसके लंबवत R दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम पहले तो इस पे विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करेंगे, फिर परिमाण ज्ञात करेंगे। तो मैं क्या मानूंगा कि इसके केंद्र O से ऊपर और नीचे समान दूरी पर दो अल्पांश, दो बिंदु A1 और A2 मान लेता हूँ, ठीक है। केंद्र बिंदु O से तार के ऊपर और नीचे समान समान दूरियों पर, मान लो ये L दूरी है, ये भी L दूरी है, तो दो बिंदु क्या मान लिए इसमें मैंने A1 और A2 मान लिए हैं,
ठीक है। अब इस अल्पांश के कारण ये जो अल्पांश A1 है इस तार का, ये इस बिंदु पे क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ये इस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा DE1, इस दिशा में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ऐसे ही DE2 विद्युत क्षेत्र इसके कारण होगा, ये भी इस दिशा में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा इस बिंदु पर। ठीक है बच्चों, ये भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, सीधी रेखा आएगी यहाँ पे ये, ठीक है, इस दिशा में DE1 वेक्टर, DE2 वेक्टर। ओके, अब हम क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए, विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए इन विद्युत क्षेत्रों को घटकों में बांटेंगे। इस रेखा को सीधा आगे बढ़ाइए, अक्ष को, मान लिया ये कोण थीटा है, तो जितनी दूरी पे ये उतनी दूरी पे ये हो गया, इसलिए ये कोण भी क्या होगा, थीटा। आमने सामने के कोण भी कैसे होंगे, बराबर बराबर होंगे। इस विद्युत क्षेत्र का दो घटक बनाएंगे हम, एक इधर वाला घटक जो कि थीटा वाले अक्ष की ओर है, ये तो हो जाएगा DE1 कोस थीटा। एक इधर वाला घटक ये हो जाएगा DE1 साइन थीटा। ऐसे ही इसके दो घटक होंगे, एक इधर होगा DE1 DE2 कोस थीटा, ये देखो थीटा इधर बन रहा है इसका, DE2 कोस थीटा। और ऊपर की ओर जो घटक होगा इधर बिंदु P पे, वो आएगा DE2 साइन थीटा। DE1 साइन थीटा ऊपर, DE नीचे, और DE2 साइन थीटा हो गया ऊपर की ओर। ठीक है भाई, आप कैलकुलेशन से ज्ञात करेंगे तो DE1 देखो बिंदु A1 से A1P दूरी पर है और DE2 बिंदु P से A2 दूरी पर है, तो ये दूरियां समान रहेंगी क्योंकि ये दूरी समान है, ये कॉमन है, ये थीटा समान है ना, समान बिंदु पे आप ज्ञात कर रहे हैं। तो चूंकि जो DE1 का मान आएगा वो DE2 के मान के बराबर होगा, विद्युत क्षेत्र DE1 का परिमाण और विद्युत क्षेत्र DE2 का परिमाण बराबर होगा। तो ये दो घटक हैं DE1 साइन थीटा, DE2 साइन थीटा, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, बराबर होंगे, ये एक दूसरे को कर देंगे कैंसिल आउट। और DE1 कोस थीटा, DE2 कोस थीटा एक ही दिशा में होंगे, ये जुड़ जाएंगे यहाँ पे। तो कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा इन दोनों के कारण, इन दोनों बिंदुओं के कारण इतना होगा, है ना, इतना होगा। ठीक है, इसी प्रकार से इस पे और अल्पांश लेंगे अलग अलग बिंदु पर, तो सबके एक्स दिशा वाले घटक तो जुड़ते जाएंगे और ऊर्ध्वाधर घटक एक दूसरे को कैंसिल करते जाएंगे। तो इससे ये पता चलेगा कि इस बिंदु P पर इस अल्पांश तार के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, तार के लंबवत होगी, एक्स दिशा में। तार ऐसे रखा है तो विद्युत क्षेत्र किधर है, इसके लंबवत दिशा में होगी। तो हम लिखेंगे, ये सब लिखने के बाद अतः तार के कारण P पर विद्युत क्षेत्र तार के लंबवत बाहर की ओर होगा। ठीक है, अगर आप बिंदु P इधर लेते ना, तो बिंदु P इधर लेते तो भी लंबवत बाहर की ओर ही विद्युत क्षेत्र होता। यहाँ बिंदु P इधर लिया है तो इधर होगा विद्युत क्षेत्र, जहाँ बिंदु मानेंगे तो विद्युत क्षेत्र इधर होगा। तो आपको पता चल गया कि भाई परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान आएगा DE कोस थीटा, और इनके जो घटक आएंगे सभी अल्पांशों के, उनके योग के कारण, था DE1 कोस थीटा, DE2 कोस थीटा, DE3 कोस थीटा, DE5 कोस थीटा, इस तरह से सबको जोड़ते चलेंगे तो कुल विद्युत फ्लक्स का मान आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कर सकते हो आप। चलिए सोल्व करते हैं इसको। गाउस नियम से करना है तो अब हमें तार के चारों ओर एक गाउसीय पृष्ठ बनाना है, और गाउसीय पृष्ठ बनाकर फिर हम इसको सोल्व करेंगे। ये तार हो गया, ये आवेशित तार है, मान लो पॉजिटिवली आवेशित है। इसका ये इधर बिंदु आपने लिया था A1, इधर बिंदु लिया था A2, ठीक है, A1 और A2 बिंदु हो गए। ठीक है, इन बिंदु, और ये इसका केंद्र है। इनको जो तार की जो दूरी ली थी आपने R दूरी को त्रिज्या मान के इसके चारों ओर एक गाउसियन पृष्ठ की रचना करते हैं। इसके चारों ओर क्या बनाते हैं, एक गाउसियन पृष्ठ बनाते हैं।
जो कि इस तरह से बेलनाकार बंद पृष्ठ होगा। ठीक है, गाउसियन पृष्ठ कैसा होना चाहिए, बंद और 3D में होना चाहिए। तो ये बेलनाकार गाउसी पृष्ठ बन जाएगा, जिसकी लंबाई मैं मान लेता हूँ, चलो इसके लिए L मान लेता हूँ। ये L लंबाई का बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ है। ठीक है, अल्पांश छोटे छोटे कर दिए हमने यहाँ पे, तो A1 की बजाय उनका आधा आधा अल्पांश ले लिया मैंने यहाँ पे। ठीक है भाई, ओके। अब क्या करना है, इसके देखो इस बेलनाकार गाउसी पृष्ठ के 3 सतह हैं। ये वाली सतह S1 मान लेता हूँ, ये वृत्ताकार होगा। बेलन में देखो बेलनाकार, ये बेलनाकार ही है। इसमें ऊपर वाली सतह, ये ऊपर वाली सतह ये वृत्ताकार है, तो इस पे विद्युत क्षेत्र ऊपर, इसका क्षेत्रफल सदिश ऊपर की ओर है। ठीक है ना। और नीचे वाली सतह देखो ये वाली भी बेलना, ये कैसी है, वृत्ताकार है। इसका जो क्षेत्रफल सदिश है वो नीचे की ओर होगा। और एक ये वक्राकार सतह बची है, ये गोलाई लिए हुए, इसको बोलते हैं वक्रीय पृष्ठ। तो 3 पृष्ठ बनेंगे इसमें, S1, S2 और इधर इसको मैं मान लेता हूँ S3। ठीक है भाई, 3 पृष्ठ होंगे। विद्युत क्षेत्र की दिशा का पता आपको चली गया है कि इस तार के कारण इधर विद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के लंबवत होगी। तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र किधर होगा, यहाँ पे है ना, लंबवत। इस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र किधर है, इस तरफ। और इस बिंदु पर भी विद्युत क्षेत्र किस तरफ है, यहाँ पे। ठीक है, इसका क्षेत्रफल सदिश किधर होगा, देखो S1 सदिश ऊपर की ओर होगा कि नहीं होगा, S1 सदिश। इसका S1 सदिश S3 सदिश किधर होगा, इस दिशा में ही होगा। और इसका S2 सदिश किधर होगा, लंबवत बाहर की ओर। ठीक है, यहाँ पे थीटा कितना बनेगा, 90 डिग्री। यहाँ पे थीटा कितना बनेगा, 0 डिग्री। यहाँ पे थीटा कितना बनेगा, 90 डिग्री। इतना क्लियर। ये तीनों ही पृष्ठ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने के काम में आएंगे। ये इनका कोई अल्पांश टुकड़ा ले लिया, मान ये S1 है, ये S3 है और ये S2। इस अल्पांश से गुजरने वाले ये विद्युत फ्लक्स आपको पता चल जाएंगे। ठीक है ना। ठीक है, S1 का, ठीक है, ये S1। कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात करें। अब क्या करें, इसका ये त्रिज्या है इसकी, ये R से लिखी गई है, इसकी लंबाई L है। तो इसका कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात कर लेते हैं। कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पृष्ठ S1 से पारित फ्लक्स प्लस S2 से पारित फ्लक्स प्लस S3 से पारित फ्लक्स। ठीक है, तो तार से संबद्ध कुल फ्लक्स फाई बराबर हो जाएगा E डॉट S1 E डॉट ds, इसको ऐसे लिखूंगा मैं, ds S1 पृष्ठ के लिए। ठीक है, ये इसका अल्पांश है यहाँ पे, इसका ये S1 पृष्ठ पूरा और इसका अल्पांश है ds, तो इसका क्षेत्रफल सदिश से ds2 मानूंगा। इसको ds3 मान लो, इसको ds2 मान लो। ठीक है, S1 प्लस E डॉट ds S2 पृष्ठ के लिए प्लस E डॉट ds S3 पृष्ठ के लिए। तीनों पृष्ठों के फ्लक्स का योग कर दिया। ठीक है, फाई बराबर यहाँ पे देखो क्या आएगा, ES या EDS कोस थीटा, इसको भी लिखेंगे EDS कोस थीटा, ये S1 के लिए, ये S2 के लिए, प्लस EDS कोस थीटा S3 के लिए। S1 के लिए थीटा कितना है भाई, देखो S1 के लिए थीटा 90 और S2 के लिए भी 90। तो फाई बराबर हो जाएगा 0, कोस 90 का मान 0 प्लस 0 और ये बचेगा आपका EDS कोस 0 की वैल्यू 1, यहाँ पे लिख दूंगा मैं पृष्ठ S3। ठीक है भाई, ओके, ये आ गया EDS। ये D फाई आएगा, ये क्या आएगा, ये D फाई आएगा। केवल अल्पांश से पारित फ्लक्स, केवल इस अल्पांश S3 से गुजरने वाला फ्लक्स है। ठीक है, अब मैं लिखूंगा फाई, तो फाई बराबर होगा समाकलन D फाई। ठीक है, समाकलन D फाई बंद पृष्ठ S3 का समाकलन कर देंगे, यानी कि हो जाएगा समाकलन EDS किसका, S3 का समाकलन कर देंगे। विद्युत क्षेत्र तो कांस्टेंट है, विद्युत क्षेत्र तो कांस्टेंट, उसको बाहर कर लो। समाकलन किसका होगा, DS का होगा S3 के लिए। ठीक है, समाकलन हो जाएगा ds का S3 के लिए। अब देखो S3 का इसका ds का समाकलन करेंगे तो ये सारे अल्पांश जुड़ के ये सारे इसके जुड़ के और वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल बनाएंगे। ये सारे क्या बनाएंगे, वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो चूंकि समाकलन ds S3 वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, बेलन के वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल।
2 पाई आर एल होता है। जब बेलन की त्रिज्या r हो और लंबाई l हो तो क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एल। ठीक है, तो इस तरह से फाई बराबर आएगा E इंटू समाकलन ds की वैल्यू कितनी आ गई 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल। ये आपका समीकरण नंबर 1 आ गया। ठीक है, अब लिखेंगे हम गाउस नियम से फाई बराबर क्या होता है सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नोट। ठीक है, इसका जो रेखीय आवेश घनत्व था वो कितना था लैम्बडा था, तो लैम्बडा बराबर क्या आएगा क्यू बटे एल या सिग्मा क्यू बटे एल। तो यहाँ से सिग्मा क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी लैम्बडा इंटू एल, तो सिग्मा क्यू की वैल्यू लिख दो लैम्बडा इंटू एल बाई एप्सिलॉन नोट। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। दोनों समीकरणों की तुलना करेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ये भी फ्लक्स का मान है, ये भी फ्लक्स का मान है, कंपेयर कर लीजिए। E गुणा 2 पाई आर एल बराबर लैम्बडा एल बटे एप्सिलॉन 0, एल से एल कट गया। आपको E ज्ञात करना है तो E बराबर 2 पाई आर का भाग कर दो लैम्बडा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नोट आर। ठीक है बच्चों, विद्युत क्षेत्र का मान कितना आया E बराबर आ रहा है लैम्बडा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नोट आर के बराबर। तो ये है इस तार के कारण इससे r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का परिकलन। ठीक है, ओके, इसको सदिश रूप में लिखिए। सदिश रूप में इसको लिखते हैं तो विद्युत क्षेत्र की वैल्यू हो जाएगी E वेक्टर बराबर लैम्बडा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नोट आर डॉट आर कैप। ठीक है भाई, ये इसको सदिश रूप में लिख देंगे। आर कैप किधर होगा, आर कैप होगा तार के लंबवत। आर कैप मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है तार के लंबवत होती है। ठीक है ना, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई तार के लंबवत। अब इससे आपको ये समीकरण बना आपका इंपॉर्टेंट समीकरण नंबर 3, इसको 4 लिख सकते हो। समीकरण 3 से या 4 से ये पता चलता है, ये मिटा दे सारा, इधर देख लो। चलो, समीकरण 3 से यह पता चला कि जो विद्युत क्षेत्र होगा वो विद्युत क्षेत्र का मान लैम्बडा यानी कि रेखीय आवेश घनत्व के समानुपाती और दूरी r के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अर्थात विद्युत क्षेत्र का मान ये रेखीय आवेश घनत्व के समानुपाती, अर्थात रेखीय आवेश घनत्व ज़्यादा तो विद्युत क्षेत्र भी ज़्यादा होगा, और जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र घटता जाएगा। ये समीकरण बताता है। मैं यहाँ पे ग्राफ खींचता हूँ E व R के मध्य ग्राफ, E व R के मध्य ग्राफ। तो बच्चों E व R के मध्य ग्राफ देखो, ये विद्युत क्षेत्र ले लो, यहाँ पे R लेंगे, यहाँ पे E लेंगे। आपको दिख रहा है E प्रोपोर्शनल टू R है, इसको कांस्टेंट मान लो सारे को, तो E प्रोपोर्शनल टू 1/R यानी कि ये आ रहा है E समानुपाती 1/R, R के रिवर्स में। जैसे जैसे E बढ़ेगा, R बढ़ेगा, वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र कम होता जाएगा। E प्रोपोर्शनल टू 1/R, इसका ये ग्राफ है। ठीक है, E प्रोपोर्शनल टू 1/R, R बढ़ने पर विद्युत क्षेत्र का मान घटेगा। ठीक है, और E और लैम्बडा के बीच में ग्राफ खींचे तो ये E है और ये लैम्बडा है, तो E और लैम्बडा के बीच में ग्राफ खींचे तो ये देखो E लैम्बडा के समानुपाती है, तो समानुपाती रूप में लैम्बडा बढ़ेगा तो विद्युत क्षेत्र भी बढ़ेगा, तो E समानुपाती लैम्बडा। ये ग्राफ इसके लिए आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका गाउस के नियम के अनुप्रयोग पर आधारित पहला टॉपिक, एक रेखीय आवेश, अनंत लंबाई के रेखीय आवेश या आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने का तरीका। ठीक है, इसको अच्छे से समझ लेना। बाकी की जो एप्लीकेशंस है वो अगली वीडियो में आएंगे, तब तक पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।